चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वल मासेस M आर केप्ट एट द वर्टिसेस ABC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 मास आपके पास हैं, तीनों का मास आपके पास M दिया हुआ है और इसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहा है एट t इक्वल टू 0 दे आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी va इक्वल टू v नॉट AC वेक्टर। ठीक है, तो देखो हमने a वाले को वेलोसिटी कुछ इस प्रकार दी है, ठीक है, और vb क्या है, vb आपका है v नॉट ba वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो आपका v नॉट ba वेक्टर हो गया। ठीक है, और vc क्या है, v नॉट cb वेक्टर, तो ये हमारा v नॉट cb वेक्टर हो गया। ठीक, तीनों का मास हमारा कितना है, m, तो तीनों का मास भी मैंने मेंशन कर दिया। चलिए अब कह रहा है हियर वेक्टर AC वेक्टर BC एंड वेक्टर BA आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एजेस ऑफ ट्रायंगल। तो ये कह रहा है जो वेक्टर हमारा AC है और CB है और BA है, ये सारे हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि if the 3 masses interact gravitationally then magnitude of net angular momentum of the system about the point of collision। देखिए यहां पे हमें पॉइंट ऑफ कोलिजन के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें इस प्रॉब्लम को, अगर हम सबसे पहले देखें तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ये हमारा हो गया मास m, ये हो जाएगा मास m और ये भी हो गया हमारा मास m। ठीक है, अब देखो हमें ये तो मालूम है कि अगर ये हमारे कोलाइड करेंगे तो कोलाइड कहीं सेंटर पे करेंगे बाय सिमेट्री। इस प्रॉब्लम में सिमेट्री के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन होगा वो तो हमारे कहीं सेंटर पे ही होगा। क्लियर। अब देखो यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहां देखो इनिशियली क्या होगा बेटा, देखो ये अगर मैं इस मास की बात करता हूं तो ये वाला मास ऐसे खींचेगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला मास ऐसे खींचेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स बेटा हमारा कुछ ऐसे जाएगा। इसी प्रकार बेटा नेट फोर्स इसका इस प्रकार बनेगा और इस वाले का नेट फोर्स कुछ इस प्रकार बनेगा। और अगर हम देखेंगे ना तो ये जो हमारा नेट फोर्स है ना, ये हमारा सेंटर से ही पास कर जाएगा, सेंटर से ही पास कर जाएगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूं, अगर मैं पूरा टॉर्क लिखना चाहूं सिस्टम का, तो चूंकि देखो इस पॉइंट ऑफ कोलिजन से सारे फोर्सेस पास कर रहे हैं, तो जो नेट टॉर्क हमारा होता है R क्रॉस F, क्योंकि R और F सेम दिशा में है ना, इसी पॉइंट ऑफ कोलिजन से सारे के सारे फोर्स पास कर रहे हैं, तो R 0 हो गया, तो जो एक्सटर्नल टॉर्क हमारा है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब जो L होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस पूरी प्रॉब्लम में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम इनिशियल पोजीशन में अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे तो वही पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम निकालना काफी आसान है। एकदम क्लियर। चलिए तो इस पॉइंट ऑफ कोलिजन के अबाउट हम क्या करते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहां पे, ये देखो, ये देखिए आप लोग, ये देखो ये मास m हो गया। ठीक है, ये मास m और ये मास m। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है ये इससे होगी 30 डिग्री पे। ठीक, और ये साइड जो दी है उन्होंने a दी है, तो देखो ये साइड क्या होगी, ये साइड क्या होगी भाई, ये साइड हमारी हो जाएगी a/2। क्लियर। और अगर मैं इसे r मान लेता हूं, अगर मैं इसे r मान लेता हूं, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, यहां चेक करिए आप, हो क्या रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल हमारा यहां मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस सेंट्रोइड से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर मुझे L के मैग्नीट्यूड को लिखना है तो mv r परपेंडिकुलर, मैं इस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये r हो गई। क्लियर बेटा। ये वाला पार्टिकल देखो, ये वेलोसिटी इस प्रकार से है। ठीक है, तो इनिशियल इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, और जो तीसरा पार्टिकल है, ठीक है, इनिशियली बच्चों इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो गई, है ना, और ये r मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ये जो r किसी भी ट्रायंगल में होगा, हमने ये ट्रायंगल मान लिया, ठीक है, या हमने ये ट्रायंगल मान लिया, ये भी r होगा और ये भी r होगा बाय सिमेट्री। ठीक है, तो वही r कैलकुलेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहां मैं लगाऊंगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा r
अपॉन a बाई 2, दिस इज 1 बाई रूट 3, दिस इज 2r बाई a, एंड r जो आएगा हमारा a बाई 2 रूट 3 आएगा, a बाई 2 रूट 3 आएगा। तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी नॉट, और r की वैल्यू कितनी है भाई, r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, r परपेंडिकुलर की वैल्यू a अपॉन 2 रूट 3 है, तो ये हो जाएगा m वी नॉट इंटू a अपॉन 2 रूट 3। ये बच्चों आ गया एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और हमारे पास 3 पार्टिकल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी मैं 3 लिख देता हूं, ठीक है। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल एज दैट। तो जो L आएगा वो कितना आएगा, वो बच्चों यहां पे आएगा रूट 3 a m v नॉट बाई 2। क्लियर। तो जो एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का होगा वो क्या होगा, रूट 3a m v नॉट बाई 2 के बराबर होगा। क्लियर। तो रूट 3 a m v नॉट बाई 2, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको ये लिस्ट दी गई है और आपको इसमें मैचिंग करनी है। क्लियर। चलिए तो देखो ये डायमेंशन के ऊपर बेस्ड हमारा सवाल है, ठीक है। तो फटाफट डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखो यंग्स मॉडुलस के बारे में ये पूछ रहा है। हम जानते हैं एफ क्या होता है, ये होता है वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है। एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, वाई का निकालना है, एरिया क्या होगा L2। अब देखो डेल्टा एल क्या है, इसका भी लेंथ होगा और एल का भी लेंथ होगा, तो लेंथ अपॉन लेंथ हमारे हट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होगा, यंग्स मॉडुलस जो होगा उसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 अपॉन L2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो क्या आ रहा है, तो ए का तो वही हमारा आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। ए का हमारा बी आ रहा है। क्लियर। चलो टॉर्क का निकाल लेते हैं, है ना। टॉर्क का देख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है भाई, हमारा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल से ऐसे डायमेंशन की बात करूं तो टॉर्क का जो डायमेंशन आएगा, ये आर क्या है, आर तो लेंथ है, तो ये लेंथ के डायमेंशन को शो करेगा, तो ये हो जाएगा एल। और फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से आ गया एम एल 2 टी माइनस 2। क्या आ गया, एम एल 2 टी माइनस 2, मतलब बी का जो आ गया वो हमारा फोर्थ आ गया। एकदम क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जो नीटा का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होता है। इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा फॉर्मूला हमें दिया जाता है नीटा इंटू ए डी वी अपॉन डी जेड। क्लियर। तो फोर्स का क्या हो गया एम एल टी माइनस 2, नीटा का निकालना है। एरिया का क्या हो गया L2, dv मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा LT माइनस 1, ठीक है। और dz ये लेंथ है, इसका हो जाएगा L, L से L चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा m LT माइनस 2 अपॉन L2 T माइनस 1। अब यहां से देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, m L यहाँ 1 है, यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। क्लियर। तो ये क्या आएगा हमारा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, मतलब सी का हमारा आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो बचा हुआ जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा उसका सी हो जाएगा। इसका मतलब पहले का आपका बी आ रहा है, ठीक है, दूसरे का आपका 4 आ रहा है, ठीक है, सी का पहला आ रहा है और डी का आपका तीसरा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका जो है एकदम करेक्ट है। क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको 2 लिस्ट दी गई है, ठीक है, और आपको करेक्ट ऑप्शंस देखना है, ठीक है। देखो यहां पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और यहां पे आपको उनके यूनिट्स दिए हैं, ये हमको मैच करना है। चलिए तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड को या तो आप टेस्ला में मेजर करोगे या सीजीएस में अगर बात करें तो इसे गॉस में मेजर करोगे, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो गॉस में मेजर होगी। एकदम क्लियर। अब इसे देख लेते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। बाकी देखो और सिंपल है,
मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो आप देख के लगा दोगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे हम वेबर में करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। क्लियर? तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई मतलब करंट हो जाएगा एम्पियर और ए हो जाएगा एरिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। देखो अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेटा होती है हमारी H, है ना। और H को बेटा हम क्या लिखते हैं? B बाई म्यू नॉट, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? ये हमारी होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर? अब हमें B बाई म्यू नॉट को निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे करेंगे, क्योंकि देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, पढ़ रखा है ना। तो ये देखो B बाई म्यू नॉट क्या बन गया? N इंटू आई, और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा N I बाई L। अगर मैं आपसे इसका यूनिट पूछूं आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर देखो N तो नंबर है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि एक सिंपल सा नंबर है। I का यूनिट हमारा क्या होगा? एम्पियर होगा। और L का क्या होगा? L का हमारा लेंथ है, तो इसे हम मीटर में मेजर करेंगे, तो क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा एम्पियर पर मीटर। क्लियर? तो आपका देखो ये आ गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो एम्पियर पर मीटर आ गई है। क्लियर? तो देखते हैं इसको क्या सही है। आपका देखो पहले का आपका तीसरा है, तो पहले का तीसरा देखिए, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे का देखिए चौथा है, तो दूसरे का चौथा देखो आपको पहले और दूसरे में दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स वाला देखिए, सी का देखिए दूसरा है, तो सी का देखो दूसरा है, इसका मतलब देखो सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सी का देखो इसमें पहला मिला हुआ है और डी का पहला दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन हमारा है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलिए नया सवाल देखते हैं। फाइंड ट्रुथ टेबल फॉर सर्किट गिवन वैल्यू, ठीक है। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रुथ टेबल निकालना है कि कौन सी टेबल एकदम इस सर्किट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपके गेट लगे हैं, ये पहला गेट एंड गेट है, ये भी हमारा एंड गेट है, और ये हमारा और गेट है। ये आप लोग जानते होंगे ये कौन सा गेट है बच्चों? ये हमारा और गेट है, ठीक है। ये एंड गेट है, एंड गेट, और ऊपर वाला भी क्या है? एंड गेट है। क्लियर? चलिए अब देखो बेटा, यहां मैंने भेजा है ए, यहां मैंने भेजा है ए, ठीक है। चलो भाई यहां मैंने भेज दिया ए। अब देखो यहां मैंने जब बी भेजा है ना, तो यहां पे मैंने नॉट गेट लगा दिया है। ये मेरा क्या है? नॉट गेट है। तो ये नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट हमारा क्या करता है? जैसे आपने बी भेजा तो ये जो रिजल्ट देगा वो बी बार दे देगा, मतलब 1 दोगे तो 0 कर देगा, 0 अगर दोगे तो ये 1 कर देगा। क्लियर? तो ये क्या दे देगा भैया? ये दे देगा हमारा बी बार, ठीक। अब देखो दूसरे वाले में देखो हमने यहाँ ए भेज दिया है, तो यहाँ देखो नोट लगा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा, ठीक है। और बी वाला देखो हमने इसमें ऐसे भेज दिया है, ठीक। तो अब देखो पहला एंड देखोगे तो ए और बी बार हमने दिया हुआ है इसमें, तो इसका एंड क्या बनेगा? इसका एंड बन जाएगा ए बी बार, एकदम क्लियर। और दूसरा वाला एंड क्या बन जाएगा? ए बार और बी, तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी। क्लियर? अब इन दोनों को हमने लगा दिया है और गेट पे। जब और गेट पे लगा दिया है तो जो रिजल्ट हमारा आएगा, और गेट पे अगर हमने 2 इनपुट दिए हैं एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई सिंपल होता है इसका आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो आउटपुट आया है, y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। ये अपना आया है आउटपुट। क्लियर? चलो अब मैं क्या करता हूं, कंडीशन लेके चलता हूं, ठीक है। पहले मैं ए को लेता हूं 0 और बी को लेता हूं 0। जब मैंने ए और बी दोनों को लिया 0, तो क्या आएगा? तो देखो 0 अगर मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो देखो अब कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। यहां देखो अगर मैंने बी 0 ले लिया तो ए बार कुछ भी हो तो 0 आएगा, और 0 प्लस 0 का क्या होता है? 0 प्लस 0 का हमारा 0 होता है। क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं ए को लेता हूं 1 और बी को लेता हूं 0। देखो अगर बेटा ए 1 है और बी 0 है, अगर बी 0 है तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि बी बार जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि बी का उल्टा बी बार, बी 0 है तो बी बार 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ए इंटू बी, तो 1 इंटू बी बार, ए इंटू बी बार मतलब 1 इंटू 1
तो ये यहाँ पे 1 आ गया, प्लस b कितना है 0, तो अब ये कुछ भी रहे ये हमारा कितना आएगा 0, तो 1 + 0 क्या होगा, और में 1 + 0 हमारा 1 के बराबर होता है, और में 1 + 0 हमारा 1 के बराबर होता है। क्लियर। अब लेते हैं तीसरी कंडीशन। अब हमने क्या कर दिया, a को कर दिया 0 और b को कर दिया 1, ठीक है। अब जब a को 0 कर दिया तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। b को कर दिया 1, जब b को 1 कर दिया तो देखो ये b हमारा क्या हो गया 1, और a 0 है तो यहां से जो a बार होगा वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1, 1 का क्या आता है भाई, 1 का भी हमारा 1 ही आता है। क्लियर। एक बार और देख लेते हैं, a बार हमारा 1 है और b 1 है, तो b 1 है और a बार 1 है, यहां 1 आ गया और ये 0 है, 1 + 0 का 1 आता है, ठीक है, हमारा जो और गेट होता है। क्लियर। चलिए अब एक लास्ट कंडीशन देखते हैं, a = 1 और b = 1। देखो a = 1 है तो a बार 0 हो जाएगा, b = 1 है तो b बार 0 हो जाएगा, तो दोनों जगह 0 मिल जाएगा, तो 0 + 0 फिर से बन जाएगा। तो इस केस में आउटपुट क्या होता है, आउटपुट 0 होता है। मतलब अगर आप a और b दोनों को 0 लोगे तो आउटपुट 0, दोनों को 1 लोगे तो 0। केवल बेटा 2 केस ऐसे हैं, a को आप 1 ले लो, b को 0 ले लो, या a को 0 ले लो आप और b को 1 ले लो, तभी आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 आने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं सर 0 0 पे 0 और 1 1 पे 0, तो 0 0 पे 0, 1 1 पे 0, 0 1 पे 1 और 1 0 पे भी हमारा 1, मतलब ए ऑप्शन सर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है ए कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन t मिनट्स, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री से 80 डिग्री आती है, ठीक है, और इसे टाइम लगता है t मिनट। क्लियर। व्हेन रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री, हमारा जो रूम टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री टू 60 डिग्री एट सेम रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो हमें आना है 80 से 60, 80 से 60। क्लियर। हमने मान लिया कि हमें यहां पे लगेंगे x मिनट और x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है वो सेम ही है भाई, वो कितना है, वो 20 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा ये सवाल जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है, और अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का आपको सीधा फॉर्मूला पता है तो आसानी से ये सवाल लगाया जा सकता है, और वो फॉर्मूला हमारा होता है dθ/dt = -k। ये होता है थीटा एवरेज, थीटा एवरेज मतलब θ1 + θ2/2 - θ0। क्लियर। ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद होना चाहिए, है ना, न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग। अब देखो dθ क्या है, dθ है चेंज इन टेम्परेचर। तो पहली कंडीशन देखिए, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, आप 90 से 80 गए हो, मतलब टेम्परेचर में जो चेंज है वो 10 का चेंज हुआ है। क्लियर। तो ये तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। और dt कितना है, इसमें हमें टाइम लगा है t मिनट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा t। क्लियर। और देखो ये हो जाएगा -k, तो कांस्टेंट है, θ1 + θ2/2। अब देखो 90 + 80 मतलब 170 और 170/2 मतलब 85, माइनस ये रूम टेम्परेचर जो है हमारा 20 है, θ0 की वैल्यू हमारी 20 है, तो क्या आएगा यहां से आएगा 10/t = -k, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। क्लियर। ये हो गई हमारी भैया पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यही कंडीशन लगाते हैं हम दूसरे वाले केस में, ठीक। तो dθ/dt, अब दूसरे वाले केस में टेम्परेचर का चेंज कितना है, आप कहोगे सर 80 से 60 जा रहा है, मतलब 20 डिग्री का चेंज है। हमने यहां टाइम माना है x मिनट -k, θ1 + θ2/2, 80 + 60 मतलब 140, 140/2 मतलब 70, 70 माइनस ये हो जाएगा 20। क्लियर। तो ये हो जाएगा 20 - x = -k, और ये हो जाएगा 50। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये हो जाएगा 10/t, 10/t हमारे पास है, 10/t कितना है, ये 10/t हमारे पास है -65k, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 20/x। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है -50k।
-50 के। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, k से k कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से 20 कैंसिल। क्लियर? तो ये आ जाएगा x/2t, यस। और ये आ जाएगा 65/50। 5 से काटो, 13/10 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 5, तो ये x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 13/5 इंटू t मिनट्स। क्लियर? तो 13t/5 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो 80 से 60 आने के लिए 13t/5 इसको टाइम लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन 4th एनर्जी लेवल। कह रहा है हमारे पास एक हाइड्रोजन है ना, वो अपने 4th एनर्जी लेवल पे है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे हमने पहले इसके लेवल्स बना लिए। ये ग्राउंड स्टेट n = 0, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये n = 4। ठीक है, अब हमारे पास कोई एटॉमिक हाइड्रोजन है, वो 4th एनर्जी लेवल पे है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम वगैरह होगा ये हमारा 4th एनर्जी लेवल पे होगा। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने होते हैं। ठीक है, आपको ये पता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस कितने होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस आप जानते हो ये होता है n इंटू n-1/2। क्लियर? और n की वैल्यू बच्चों 4 दे रखी है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन एटम कहां पे है, 4 में है। क्लियर? तो n की जगह आप क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। तो 4 - 1 मतलब 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आपके पॉसिबल है। एकदम क्लियर? तो 6 आपका बच्चों एकदम सही आंसर हो गया। ये ट्रांजिशंस कहां कहां होंगे ये भी देख लेते हैं। बेटा ये इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, ये है ना। क्लियर? ये हमारे 6 नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आ चुके हैं। क्लियर? तो इस सिंपल से फॉर्मूले से बेटा ये हम सवाल कर सकते थे। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो होते हैं वो n-1/2 के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए 200 टन सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 2.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, कह रहा हमारे पास एक सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड के पास नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 200। इसका मतलब सोलेनॉइड के पास जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो 200 है ना। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड कितनी दी है भाई, जो बी की वैल्यू है वो कितनी दी है, वो 2.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला है। ठीक है, इफ सोलेनॉइड कैरीज द करंट 0.29 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है 0.29 एम्पियर, देन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, आपको सोलेनॉइड की लेंथ निकालनी है। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होगा। वो आपका फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड μ0 Ni। ठीक है बच्चों, जो हमारा स्मॉल n होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में आपके कितने नंबर ऑफ टन्स हैं, इसको हम कैपिटल N/L लिख सकते हैं। और जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ टन्स हमारे दिए हुए हैं। क्लियर? I भी हमारा दिया हुआ है ना। तो आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ आपकी सिंपल आ जाएगी μ0 कैपिटल Ni/b। ठीक है, तो μ0 की वैल्यू क्या है 4π10⁻⁷ μ0 की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए आपके 200 गिवन है 200। ठीक है, करंट कितनी है, करंट हमारी है 0.29 एम्पियर, यस 0.29 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2.9 इंटू 10⁻⁻4, 2.9 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। और पाई आपका दिया हुआ है, इसका मतलब जो लेंथ आपकी आएगी वो 8 पाई सेंटीमीटर है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है तो वो आपको 8 भरना है। तो इस NAT का जो आंसर होगा, न्यूमेरिकल जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। एकदम क्लियर?
चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज बीइंग चार्ज बाय कांस्टेंट करंट 0.15 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स हमारे पास सर्कुलर दी हैं। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है और करंट की वैल्यू आपको दी है। ठीक है, तो इसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस प्रकार से है ना, और इसे हम चार्ज कर रहे हैं कांस्टेंट करंट से। ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी, इन प्लेट्स की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 7 × 10⁸ ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपने यहां पे dV/dt लगा रखा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV/dt जो लगा रखा है ना, ये 7 × 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड है। मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली 1 सेकेंड में इतना पोटेंशियल आप लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका dV/dt दिया हुआ है। क्लियर। अब कह रहा है द इंटीजर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस में d मान लेता हूं और इसी पैरेलल प्लेट के बीच के डिस्टेंस आपको निकालनी है। एकदम क्लियर। चलिए, अब देखो, हम जानते हैं कि अगर ये करंट हमारी यहां पे फ्लो कर रही है तो ये करंट क्या करेगी, लगातार इन कैपेसिटर्स को चार्ज करेगी, है ना। और हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में जो Q हमारा होता है, Q जो होता है हमारा वो CV के बराबर होता है। क्लियर। चार्ज जो होता है वो C × V होता है ना। और Q क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये dQ/dt हो जाएगा और ये हो जाएगा ddt ऑफ C × V। अब C क्या है, C हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट है। ये केवल प्लेट्स की ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है, आप जानते हैं। तो C कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो dQ/dt हमारा क्या होने वाला है, C × dV/dt। क्लियर। और देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है, ये हमारा करंट के बराबर होता है। तो dQ/dt तो ये I के बराबर ही है। यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I = C dV/dt। क्लियर। तो आपकी इक्वेशन आ गई है I = C dV/dt। अब I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर। क्लियर। C की वैल्यू कितनी है भाई, कैपेसिटेंस हम जानते हैं यार, है ना। कैपेसिटेंस तो हमको पता ही है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो केवल किस में डिपेंड करता है, इसके डायमेंशंस में डिपेंड करता है, एरिया वगैरह पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो A∈0/d के बराबर होती है। एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां पे C रख देंगे अपन A∈0/d। ठीक, और dV/dt क्या रख देंगे, 7 × 10⁸। ये हो जाएगा 7 × 10⁸। क्लियर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है, ε0 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने, यहां देखो बेटा, 9 × 10⁻⁻12 क्या दे रखा है, 9 × 10⁻⁻12 दे रखा है। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा 7 × 10⁸। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.15। ठीक, तो ये d कैसे निकालोगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। यस, r कितना है, r हमारा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। ठीक है, 9 × 10⁻⁻12। क्लियर। और ये 7 × 10⁸। यस, और ये हो जाएगा 0.15। यहां हटा देंगे इसके पॉइंट को, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1320 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, जो कैपेसिटर के प्लेट की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 1320 × 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आ जाएगा 1320 माइक्रोमीटर। क्लियर।
ठीक है। तो आपको जो नेट वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू इसकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 1320 माइक्रोमीटर। एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अब ये हमसे कह रहा है ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स ABCD, मतलब एक आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी वो 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ABCD पर, ठीक। और Q की वैल्यू क्या है,